हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसका जो बेसिक फंक्शन है वो, ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन है वो। समझो, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं ना न्यूरॉन, तो ये एक डब्बा है, मान लो एक सेल है, ठीक है। इसमें ना हमारे पास न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन है और इसके आसपास ना बहुत 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 सारे सेल्स है, छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कहा जल्दी, ये न्यूरॉन्स है और ये जो सेल्स है इसको हम ग्लियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल्स, या ग्लियल सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। बढ़िया, समझ में आ गया इतना। ये हमारा बेसिक एक जो नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल है, उसका कंपोनेंट रहता है। तो ये डब्बा मेरा क्या है? नर्व सेल, ठीक है। अब तो हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएं तो हम समझेंगे कि जो मेरा नर्व सेल है काजल दी, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो न्यूरॉन और दूसरा है इसका कंपोनेंट ग्लियल सेल्स। सही बात है। अब समझते हैं, जो न्यूरॉन्स है वो क्या है? फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ सीएनएस, ठीक है। और जो ग्लियल सेल्स है वो मेरी क्या है? सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ सीएनएस। बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये मेरा एक सेल है, नर्व सेल, ये जो दिख रहा है। नर्व सेल के दो मेजर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है न्यूरॉन और इसके आसपास जितने भी सेल्स है वो मेरे सपोर्टिंग सेल्स है, इसको हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स, ठीक है। तो ये हमने एक चार्ट समझ लिया। अब हम सबसे पहले न्यूरॉन पढ़ने से पहले समझते हैं ग्लियल सेल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लियल सेल्स। अब ग्लियल सेल्स जो है ये डिपेंड करता है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के बेसिस पे मैंने ग्लियल सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में, एक बड़ा और एक छोटा। ये क्लासिफिकेशन नहीं बच्चों, ठीक है। तो बड़े को हम बोलते हैं मैक्रोग्लिया, मैक्रोग्लियल या मैक्रोग्लिया, और छोटे को हम बोलेंगे माइक्रोग्लियल या माइक्रोग्लिया, ठीक है। अब जो बड़ा वाला है, सीधी सी नाम है उसका, नाम बड़ा है, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन होंगे वो भी बड़े होंगे। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है मेरे मैक्रोग्लिया के, इसमें सबसे पहले आता है एस्ट्रोसाइट, ठीक है। दूसरा आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा आपको क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तीसरा हमारे पास आता है स्वान सेल, ठीक है। चौथा हमारे पास आता है एपिडेर्मल सेल्स, और पांचवा हमारे पास आता है एक और तरह का सेल जिसको बोलते हैं सैटेलाइट सेल, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया काजल दी कि जो मेरा ग्लियल सेल्स है इसको मैंने किसके बेसिस पे डिवाइड किया? साइज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे एक बड़ा वाला ग्लियल सेल्स मैक्रोग्लियल और एक छोटे ग्लियल सेल्स माइक्रोग्लियल, ठीक है। अब बड़े वाले के भी मेरे 4-5 क्लासिफिकेशन है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल, एपेंडाइमल सेल, सैटेलाइट सेल्स, और माइक्रोग्लिया छोटे वाले का एक ही है, माइक्रोग्लिया। तो अब सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोग्लिया से, करें? ओके। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया नाम से में छोटा सेल है, ठीक है। ये है क्या? ये है मेरे पास मॉडिफाइड इम्यून सेल्स। माइक्रोग्लिया क्या है काजल दी? मॉडिफाइड इम्यून सेल्स है मेरे लिए, ठीक है। ये प्रिकर्सर इसके कौन से है? इसका क्या प्रिकर्सर है? इसका प्रिकर्सर है मोनोसाइट, मैक्रोफेज सिस्टम, मतलब मोनोसाइट इसके प्रिकर्सर है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बारे में हो गया? माइक्रोग्लिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मैक्रोग्लिया, ठीक है। तो मैक्रोग्लिया में मेरे पास सबसे पहला क्या था काजल दी? मेरे पास सबसे पहला आएगा एस्ट्रोसाइट्स। अब एस्ट्रोसाइट्स के बारे में समझे अगर, तो एस्ट्रोसाइट का जो वो है इसको कहते हैं स्टार शेप सेल्स, क्योंकि ये कैसे दिखेंगे? तारों जैसे, ऐसे 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 ऐसे। शायद मेरे स्टार को पैरालिसिस हो गया, बट ठीक है, स्टार शेप सेल है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ब्लड ब्रेन बैरियर में।
क्या काम करेगा जल्दी, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको आने नहीं देगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर में। इसके अलावा ये साइनेप्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक तो इसने ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया, दूसरा साइनेप्स फॉर्मेशन में, और तीसरा अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन में, अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन। ये हो गया मेरा पहले किसके बारे में, एस्ट्रोसाइट्स के बारे में, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स के हमने ये फंक्शंस लिख लिए। अब जो मेरे पास दूसरा सेल है, दूसरा कौन सा सेल है मेरे पास का जल्दी, दूसरा सेल है मेरे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट का ना ऐसे समझो कि ये एक ऐसा ना कुछ ऐसा सेल है, ठीक है। अब इससे ना बहुत सारे अलग अलग ये कुछ बनाने का मेरा बताती हूँ क्या रीज़न है, ठीक है। ये क्या करता है, पहली बात तो इसका काम जो है वो है माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। अब ये जो मैंने तुमको ये अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिए हैं, तो ये समझो एक्सॉन है, तो यहाँ पे एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से बहुत सारे एक्सॉन्स माइलिनेट हो रहे, राइट। तो इसीलिए ऐसे हम याद रखेंगे कि ये क्या करता है, मल्टीपल माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स, माइलिनेट मल्टीपल एक्सॉन्स, ये इसका काम है। और ये प्रेजेंट कहाँ है, ये हमारे पास लोकेशन प्रेजेंट है CNS में। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसमें दो टर्म्स, ठीक है। एक तो मल्टीपल टर्म इंपॉर्टेंट है, एक तो CNS इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे पास आता है तीसरे तरह का सेल, ठीक है, मेरे पास आता है अब तीसरे तरह का सेल जिसका नाम है स्वान सेल। अब स्वान सेल का क्या काम है जल्दी, स्वान सेल क्या करता है, माइलिनेशन तो ये भी करवा रहा है, ठीक है, बट ये सिंगल एक्सॉन को माइलिनेट करवा रहा है और इसका लोकेशन है कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसीलिए ये डिफरेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। पहला तो सिंगल एक्सॉन और PNS माइलिनेशन, वाइल जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो हमारे पास मल्टीपल माइलॉन्स एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकते हैं, और ये प्रेजेंट है ANS में। अब आते हैं हमारे पास न्यूरॉन्स के ऊपर, ठीक है। ये हमने किसके बारे में देख लिया अभी तक, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वगैरह, ये हमने देख लिया ग्लियल सेल्स। अब आता है हमारे पास क्या, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे होंगे वो होगा बेस्ड ऑन पोल, बेस्ड ऑन पोल। अब पोल के बेसिस पे समझे तो मैंने न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर दिया 4 कैटेगरी में, ठीक है। अभी 4 कैटेगरी के नाम लिखते हैं, यूनिपोलर, ठीक है, बाईपोलर, बढ़िया, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब ये समझने के बाद जब हमारे पास रुको, ओके, ये हमने समझ लिया। अब हमको समझना है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने 4 क्लासिफिकेशन देखा, क्या क्या देखा न्यूरॉन्स को मैंने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया, यूनिपोलर, बाईपोलर, ठीक है, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर, ये हमने क्लासिफाई किया। अब हम एक एक करके समझेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे आज जल्दी, यूनिपोलर के बारे में। ओके, यूनिपोलर के बारे में अगर हम समझे तो नाम से समझ में आ रहा है, इसमें यूनि मतलब 1, पोलर मतलब पोल, ठीक है। तो यूनिपोलर का क्या मतलब हुआ मेरे पास, इसको थोड़ा सा देखना समझ, ठीक है। यूनिपोलर का क्या मतलब होगा जल्दी, जो नंबर ऑफ प्रोसेस है फ्रॉम सेल बॉडी इज 1 या सिंगल। ये प्रेजेंट कहाँ है, इसका लोकेशन है मेरे पास इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट समझो। ये है मेरा, ये ऐसा न्यूरॉन दिखता है ना मेरा कुछ, ठीक है।
इस न्यूरॉन से सिर्फ एक ही पोल निकल रहा है, दिस इज यूनिपोलर। बढ़िया, ठीक। अब आते हैं दूसरा मेरे पास, क्या कहा जल्दी, बाईपोलर। बाई मतलब दो, पोलर मतलब पोल, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं फ्रॉम सेल बॉडी, 2 है। लोकेशन कहाँ है, एक तो रेटिना में है, दूसरा नोज में भी है। इसमें क्या होगा, ये मेरा सेल बॉडी, इससे निकला एक ये पोल, इससे निकला एक ये पोल, तो ये बाईपोलर हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास तीसरे तरह का, दैट इज सूडो यूनिपोलर। इसका क्या मतलब है, सूडो मतलब झूठा, फॉल्स, यूनि मतलब सिंगल, पोलर मतलब पोल। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम समझाऊं तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा सेल बॉडी है, इससे निकला था एक ही पोल, बट ये आगे जाके हो गया बाइफरकेट, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेल बॉडी से कितना पोल निकला, 1, जो कि आगे जाके क्या हो गया, स्प्लिट। तो इसीलिए ये दिखता बाइपोलर जैसा है बट एक्चुअल में यूनिपोलर जैसा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस 1 बट स्प्लिट इनटू 2। ठीक है। लोकेशन DRG, दैट इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन, किसका, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और हमने डायग्राम देख ही लिया कि ये मेरा सेल बॉडी है, इससे निकला एक एक्सॉन जो कि आगे जाके 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, बट निकला तो एक ही था, इसीलिए इसको सूडो यूनिपोलर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा बचता है, दैट इज फोर्थ, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। और मल्टीपोलर न्यूरॉन के साथ ही हम इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का क्या मतलब है काजल दी, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, मल्टीपल, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, मेजरली पूरे अपने स्पाइनल और मोटर न्यूरॉन सारे मल्टीपोलर है, स्पाइनल एंड मोटर न्यूरॉन्स, इसीलिए हमको इसको डिटेल में पढ़ना है। अब समझो, ये तुम्हारा सेल है, इससे छोटे छोटे प्रोसेस निकल रहे हैं और एक बड़ा प्रोसेस निकल रहा है, दिस इज मल्टीपोलर। 1 पोल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोल्स हो गए ना, दिस इज मल्टीपोलर। तो अब मल्टीपोलर को हम आगे ले जाएंगे और मल्टीपोलर से ही हम न्यूरॉन की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। मल्टीपोलर से हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स की फिजियोलॉजी, ठीक है। अब समझते हैं, न्यूरॉन्स के 2 पार्ट होते हैं। हमने अभी तक इतना देखा, काजल दी सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकला, सेल बॉडी से 2 प्रोसेस निकला, सेल बॉडी बोलते हैं इसको, या इसको स्टोमा बोल सकते हैं, या इसको पेरिकैरियन बोल सकते हैं, बढ़िया। वाइल जो दूसरा हमने देखा नंबर ऑफ प्रोसेस, या इसको हम न्यूराइट्स बोल सकते हैं। अब जो नंबर ऑफ प्रोसेस है वो भी 2 तरह के हैं। देखो, जब मल्टीपोलर तुमने देखा, एक तो ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स है, न्यूराइट्स है या प्रोसेस है, और एक ये बड़ा सा प्रोसेस है, राइट। तो इसीलिए जो न्यूराइट्स है मेरे, वो भी 2 फर्दर टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज डेंड्राइट एंड एक्सॉन, ठीक है काजल दी, आ गया समझ में। तो अब ये जो हमने इतनी चीज़ें देखी, अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। एक थोड़ा सा पैरालाइज्ड ही डायग्राम चलो बना लेते हैं। देखो, कुछ ऐसा मेरा क्या रहता है, ठीक है। अब इससे कुछ प्रोसेस निकाल देते हैं, बढ़िया। ये कुछ ऐसा बन रहा है और ये आगे जा कर के कुछ ऐसे प्रोसेस में टूट रहा है, ठीक है। ये ठीक है, ये मेरा एक क्या है, न्यूरॉन है, बढ़िया। अब ये जो मेरा प्रोसेस पार्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट का जल्दी, ये मेरा सेल बॉडी है, ठीक है। ये जो मेरा प्रोसेस दिख रहा है, ये है डेंड्राइट। ये जो मेरा बड़ा सा प्रोसेस दिख रहा है, दिस इज एक्सॉन। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस दिख रहा है, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल।
बाकी आगे कुछ जो और टर्म्स है वो हम लिखते लिखते समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, देखिए सबसे पहले सेल बॉडी, ठीक है। तो हमने तो एक ऐसे गोला सा सेल बॉडी बना दिया काजल दी। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें रखनी है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, इसको हम बोलेंगे निजल्स ग्रैन्यूल्स, पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। निजल ग्रैन्यूल, ये मेरा न्यूक्लियस। बाकी फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी बॉडी, और जितने भी प्रोसेस होते हैं सारा का सारा, साइटोप्लाज्म, ये सब हमारे पास सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेल बॉडी में हमको क्या क्या चीज़ देखनी है, सेल बॉडी कंटेन, दो इंपॉर्टेंट चीज़ हमको याद रखनी है। पहला तो हमने देख लिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्पेलिंग क्या होती है, NUCLEUS, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। बढ़िया काजल दी। और दूसरा मेरे पास रहता है दैट इज निजल्स ग्रैन्यूल। निजल ग्रैन्यूल, निजल ग्रैन्यूल क्या करता है, निजल ग्रैन्यूल होता क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा ये, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट है ये। इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे एक यूजुअली एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि हमने देखा सेल बॉडी में तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन सेल बॉडी, और ये और भी कहाँ प्रेजेंट है, ऑल्सो प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स। बढ़िया, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा वो हो गया। अब आते हैं हमारे पास, चलो ओके, अब आते हैं हमारे पास सेल बॉडी के बाद डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स क्या है, हमने देखे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पहला चीज, ठीक है। दूसरा क्या है, ये रिसीविंग एंड होते हैं, समझो इसको समझते हैं। ये एक मेरा एक्सॉन था, मतलब सेल बॉडी था, न्यूक्लियस था, सेल बॉडी था, एक्सॉन था, और ये दूसरा था, ठीक है, सेम वैसे ही। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आया उसको कौन रिसीव करेगा, तो उसको रिसीव करने के लिए मेरे पास ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, इसलिए इसको रिसीविंग एंड ऑफ स्टिमुलस बोलते हैं। बढ़िया। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट बड़े से टॉपिक पे, दैट इज एक्सॉन। एक्सॉन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझनी है। सबसे पहले एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक इज एक्चुअली अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब झूठा नाम है। क्यों? क्योंकि पहले इसकी डेफिनेशन लिखो फिर समझाते हैं। कोनिकल एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी या part of cell body giving rise to एक्सॉन। अब हमने ना यहाँ पे ना एक डायग्राम देखा था, कहाँ गया सुंदर सा बड़ा, यहाँ पे, ठीक है, ये डायग्राम देखा था। तो एक बात समझते, चलो छोटा सा कोई ना दूसरा सा कलर लेते, ये वाला, ठीक है। देखो ये कोनिकल एक्सटेंशन दिख रहा है तुमको, ये वाला कोनिकल एक्सटेंशन, ये किसका पार्ट है एक्चुअली में, ये सेल बॉडी का ही पार्ट है, बट इस सेल बॉडी के पार्ट को हम एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। जब अगर कोई एक्सॉन हिलॉक बोलेगा तो क्या समझ में आता है, जल्दी एक्सॉन का पार्ट होगा, नहीं, पर ये सेल बॉडी का पार्ट है जहाँ से या जिसके बाद एक्चुअल में क्या होता है, एक्सॉन शुरू होता है, ठीक है। अब तुम देखो, इसके अलावा एक और चीज़ जो तुमको बतानी है वो ये समझो कि तुमने देख लिया। अब दूसरा एक चीज़ देखो, ये तो सेल बॉडी का पार्ट था, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है तुमको, जो डार्क ब्लू कलर से दिख रहा है, ये, इसको हम बोलेंगे इनिशियल सेगमेंट। तो इनिशियल सेगमेंट का क्या मतलब है, वो पार्ट जहाँ से एक्सॉन शुरू है, या प्रॉपर बिगिनिंग, फर्स्ट प्रॉपर बिगिनिंग पार्ट ऑफ एक्सॉन, ठीक है।
कहाँ गया, ठीक है ये। तो हमने किसके बारे में देख लिया, हमने देख लिया एक्सॉन हिलॉक के बारे में। अब दूसरा देखते हैं इनिशियल सेगमेंट के बारे में। तो इनिशियल सेगमेंट के बारे में अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ एक्सॉन, या इसको बोल सकते हैं पार्ट ऑफ एक्सॉन बिटवीन एक्सॉन हिलॉक एंड बिगिनिंग ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये डिवाइडेड है किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन माइलिनेशन। कैसे समझो, अगर माइलिनेटेड है, ठीक है, अगर माइलिनेटेड है और अगर माइलिनेटेड नहीं है, दो ही चीज हो सकता है। तो अगर माइलिनेटेड है तो कंडक्शन होगा फास्ट, अगर माइलिनेटेड नहीं है तो कंडक्शन होगा स्लो। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मेरा न्यूरॉन, ये मेरा न्यूरॉन, इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है माइलिन शीथ, इसमें नहीं प्रेजेंट है माइलिन शीथ। ठीक है, तो अब जब इम्पल्स आएगा ना, तो इम्पल्स यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा वो, और इस केस में इम्पल्स यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसमें क्या होता है, हमको जंपिंग ऑफ कंडक्शन मिलता है, जंपिंग ऑफ इम्पल्स। क्यों मिल रहा है काजल दी, क्योंकि जो मेरा माइलिन है, जो मेरा माइलिन है वो फैट है, फैट होने के कारण वो क्या बोलते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैसे ट्रांसमिट कर पाएगा, इसीलिए जंप 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 होता है, और इसमें कोई माइलिनेशन नहीं है तो स्ट्रेट होता है। इसको अलोंग द लेंथ बोलते हैं, अलोंग द लेंथ। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, बढ़िया। अब एक टर्म हमको जानना है जिसका नाम है नोड ऑफ रैनवियर। कोई इसको रणवीर भी पढ़ सकते हैं, जिसका फेवरेट एक्टर रणवीर हो। नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर में क्या है, वो पार्ट ऑफ एक्सॉन जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, जहां पे माइलिनेशन नहीं है, डिवॉइड ऑफ माइलिन। इसको हम बोल सकते हैं गैप बिटवीन टू माइलिनेशन। ठीक है, ये किस में काम आता है, हेल्प इन सॉल्टेटरी कंडक्शन। जिसके कारण जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो इस डायग्राम से, देखो ये मेरा माइलिन शीथ था, ये मेरा माइलिन शीथ था। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन बचा, ये जो लाइट ग्रीन कलर का है, इसको हम बोलेंगे नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, बढ़िया। अब ये हो गया हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब हम जो दूसरा चीज़ समझेंगे, दैट इज एक लास्ट टॉपिक जो बच गया, दैट इज साइनेप्टिक टर्मिनल। हमने लास्ट में देखा था जहाँ एक्सॉन खत्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या होता है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल मतलब ये एक्सॉन है, ये यहाँ आकर के जहाँ खत्म होता है इसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं।
बढ़िया, ठीक है, एंडिंग ऑफ न्यूरॉन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग नर्व कंडक्शन। क्या क्या फैक्टर्स पे नर्व का कंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो इसको हम सबसे पहले तो ऐसे बना लेते हैं, इस टेबल को क्या बोलते हैं पता नहीं, पर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक हमने देखा था माइलिन के ऊपर, तो नर्व कंडक्शन एक माइलिन के ऊपर, दूसरा साइज ऑफ न्यूरॉन, तीसरा टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन को क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। तो हम इसको ऐसे ही लिख लें क्या, डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते, क्या मेहनत करना। तो माइलिनेशन में अगर माइलिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर प्रेजेंट है माइलिनेशन, तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़िया। अगर साइज ऑफ न्यूरॉन मतलब अगर डायामीटर ज़्यादा है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये 3 चीज़ें हमको ऐसे कैसे याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। अब आता है हमारे पास अदर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो इसको हम बनाएंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अगेन हमने 3 तरह क्लासिफिकेशन देख लिया था, एक था बेस्ड ऑन पोल, दूसरा होता है फंक्शनल, और तीसरा होता है मेरे पास जोन ऑफ न्यूरॉन के बेसिस पे, ठीक है। पोल वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल में हमको दो टाइप आता है, दैट इज मोटर और सेंसरी। सेंसरी क्या होगा, जो इनपुट लेकर जाएगा, कहाँ लेके जाना है काजल दी, ब्रेन में। मोटर क्या होगा काजल दी, जो आउटपुट लेकर आएगा, ठीक है। अब ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ जोन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। देखो सबसे पहले एक होता है रिसेप्टर जोन, जो कि हमने किसका देखा था, डेंड्राइट का, राइट। तो इसका वो क्या हो जाएगा, डेंड्राइट, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है, ठीक है। दूसरा होता है साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन इम्पल्स, ठीक है। तीसरा होता है जोन ऑफ ऑल और नन। कौन फॉलो करेगा ये काजल दी, ये फॉलो करेगा हमारा एक्सॉन। और चौथा होता है मेरे पास जोन ऑफ सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये कौन सा होगा काजल दी, साइनेप्स वाला, साइनेप्टिक टर्मिनल वाला, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन है वो। अब हम आने वाले वीडियोस में सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, उसके बाद फिर फर्दर ऐसे करके मूव करते जाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।